नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि जो जुडिशियरी है वो अमीर, गरीब, बड़े, छोटे, धर्म, मजहब के आधार पर अपना निर्णय नहीं देती है। मगर क्या यह सत्य है? आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम ट्रिपल तलाक के निर्णय पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ट्रिपल तलाक का निर्णय आने वाला था तो 3 अलग अलग मत संप्रदायों के लोग उस निर्णय में थे। एक सिख थे, एक मुसलमान थे और एक हिंदू थे। तो क्या जुडिशियरी यह साबित नहीं कर रही खुद में कि निर्णय धर्म और मजहब के लोग जो है वो बदल सकते हैं? जो जज हैं वो भी धर्म और मजहब के अनुसार कहीं ना कहीं झुकाव रखते हैं। यह तो खुद जुडिशियरी तय करती है, जुडिशियरी साबित कर रही है इस चीज को। दूसरा निर्णय, जब 2019 में राम मंदिर का निर्णय आ रहा था उस समय भी 5 अलग अलग मत संप्रदायों के लोग उस जूरी में उपस्थित थे जो इस निर्णय को लिख रहे थे और अपना निर्णय सुना रहे थे। तो क्या जुडिशियरी खुद यह साबित नहीं कर रही है कि जजों के अपने अपने मत भी होते हैं और उस मतों के अनुसार वे अपना निर्णय बदलने में या निर्णय की तरफ झुकाव में वो मत उनके सहायक होते हैं? ये तो जज खुद साबित कर रहे हैं, जुडिशियरी खुद साबित कर रही है। अब आते हैं कुछ हालिया निर्णयों पर जो जुडिशियरी, जो कोर्ट्स के निर्णय हैं, जिन्हें आजकल कुछ लोग, मैं नहीं कहता, कुछ लोग कोर्ट के जगह पे कोठा कहना पसंद करते हैं। जी हाँ, कोठा। आइए पहला लेते हैं। मंगोलपुरी में एक इरफान नाम का लड़का एक लड़की से रेप करता है। रेप करने के बाद वो जेल जाता है और जैसा ही किसी खास मजहब का व्यक्ति होता है, जुडिशियरी में बैठे हुए लोग भी अपना दिल खोल करके उनके फेवर में निर्णय देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह तो माइनॉरिटी है। वह लड़का दुष्कर्म करने के बाद जाता है, कुछ दिन जेल में रहने के बाद उसको बेल मिल जाता है, पैरोल मिल जाता है। एक अपराधी को जो मैंने रेप किया हो उसको पैरोल मिलता है, जज पैरोल पे छुट्टी देते हैं, वो घर आता है अपने भाई के साथ मिलकर उसी लड़की के अपने भाई हीरा का मर्डर करता है। यह मंगोलपुरी की घटना है। यह मंगोलपुरी नाम लेने से ही आपके दिमाग में खटक रहा होगा अंकित सक्सेना, अंकुर त्यागी, उसके जैसे तमाम ऐसे मर्डर्स जो पिछले 2-3 सालों में उस एरियाज में हुए हैं। क्योंकि वहां पर रहने वाले जो टोपी और दाढ़ी वाले जो व्यक्ति हैं वे अपने आप को मंगोलों की संतान समझते हैं, और मंगोल मतलब चंगेज खान और उसके जैसे तमाम लुटेरे जिहादी, उनके खानदान अपने आप को समझते हैं। और न केवल समझते हैं, वो अपने कुकृत्यों से यह साबित भी करते हैं। मगर जुडिशियरी को इससे क्या, वो तो इनके लिए बाहें बिछाए हुई हैं। उनको भी जो ट्रू सेकुलर दिखना है सोसाइटी में और विदेशी मीडिया में, ताकि कोई विदेशी मीडिया उनके लिए कुछ ना लिख दे, इसलिए हमेशा उनके फेवर में निर्णय देते रहो। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दिल्ली दंगा याद होगा 2020 का, जो फरवरी में हुआ था। उसी दिल्ली दंगे में एक नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला व्यक्ति दिलवर नगी, जो एक होटल में काम करता था, उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट करके कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जलती हुई आग में जिंदा फेंक दिए थे। वह जलकर मर गया था। उनके जो सारे आरोपी थे उसमें 6 आरोपी जो मुख्य आरोपी थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। और उसी के रिटेलिएशन में दिनेश यादव नाम का जो व्यक्ति था, जो लड़का था, उसने जवाबी कार्रवाई किया था। उस पर केवल एक घर में आगजनी करने का आरोप था। उसको उसी अदालत ने 5 साल की सजा और 12,000 रुपया का जुर्माना लगाया। दोनों सेम घटनाएं हैं। एक केस में मर्डर हुआ है, वह मर्डर साबित हुआ है, उसके 6 आरोपियों को कोर्ट बरी करती है क्योंकि वह एक खास मजहब से ताल्लुक रखते थे। और एक दूसरा केस है जो व्यक्ति केवल आग लगाने का उस पर आरोप है कि एक घर में उसने आग लगाई है। उस व्यक्ति को वही जुडिशियरी 5 साल की सजा और 12,000 रुपया का जुर्माना भी लगाती है। वाह है जुडिशियरी, वाह है तेरे निर्णय। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उत्तराखंड की जो सरकार है उसने यति नरसिम्हानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी जी को अरेस्ट किया। जितेंद्र नारायण त्यागी जी को अरेस्ट किया था
हेट स्पीच के मामले में। और यति नरसिम्हानंद जी को अरेस्ट किया गया था किसी महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में। और वो कहां था? वो 6 महीना पहले का एक इनफॉर्मल टॉक था जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसमें मिक्सिंग करके उसको पब्लिश कर दिया और उसके एवज में उनको अरेस्ट करके 14 दिन का हिरासत में भेज दिया गया। जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया उसके कहने से ना किसी का रेप हुआ, ना किसी का मर्डर हुआ, ना दंगा हुआ, वो सजा भुगत रहे हैं। और जिसने रेप किया उसको बेल हो रहा है, पैरोल मिल रहा है, और जो मर्डर कर रहा है उसको छुट्टियां मिल रही है, वो बरी हो रहा है। और जो केवल रिटेलिएशन की बात करता है कि अगर तुम पर भी कोई अटैक हो तो तुम भी जवाब दे सको, तो वो अपराध हो जाता है हमारे जुडिशियरी में। तो ऐसे कुछ निर्णय हैं जुडिशियरी के जिसको आप देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि यह जुडिशियरी जो है इम्पार्शल है। आपको लगता नहीं कि यह जुडिशियरी बिना किसी के पक्ष देखे, बिना किसी के पक्ष में गए हुए स्वयं निर्णय लेती है। एक मामला और आता है केरल से। केरल में जो वहां का पादरी था चर्च का मुलक्कल, आपको याद होगा वो कितना फेमस केस था। उसके सामने 29 गवाह कोर्ट के सामने कि हाँ इसने लड़की का रेप किया है। ननों का एक पूरा जत्था जो उस पर आरोप लगाया है साबित हुआ, लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया, अर्थात रेप हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं कोर्ट के नजरों में। तो ऐसे ऐसे जब निर्णय आएंगे तो पब्लिक ओपिनियन उनको कोर्ट न कह के कोठा कहना ही पसंद करेगा, बिल्कुल कहना पसंद करेगा। जब कोर्ट जो है, जुडिशियरी जो है अपने आप में मंथन नहीं कर रही कि हम क्या निर्णय दे रहे हैं, इससे सोसाइटी में क्या रिपरकेशन पड़ेगा, सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे, उनको केवल विदेशी मीडिया और विदेशी चैनल में दिखना है अपने आप को सेकुलर, इसलिए वह एक खास मजहब और पंथ के लिए अपने आप को झुका हुआ दिखना चाहते हैं। चाहे वह इरफान के मामले में हो, चाहे और दिलबर नेगी के मर्डर के मामले में हो, चाहे फ्रांसिस मुलक्कल के मामले में हो जो केरल का मामला है। इन सारे मामलों में कोर्ट जो है ऐसा निर्णय का माइलस्टोन सेट किया है जो आप सोच भी नहीं सकते कि किसी जज में गड़बड़ी है या वकील ने क्या निर्णय दिया या सरकार जानबूझकर उनके फेवर में केस को कमजोर लिखती है। क्या दिल्ली पुलिस ने दिलबर नेगी के मर्डर केस में क्या मर्डर का ही चार्ज लिखा था या केवल आगजनी का चार्ज लिखा था? क्या दिल्ली पुलिस ने ही जानबूझकर केस को कमजोर तो नहीं लिखा था? या अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी वकील है वो जानबूझकर केस को कमजोर करने के लिए फैक्ट के साथ इधर उधर कुछ तो नहीं किया क्योंकि उन्हें ऐसे ही लोगों के वोट चाहिए? ये बहुत विचारणीय विषय है। आप लोग इस पर विचार करिए और सोचिए, मंथन करिए कि क्या जुडिशियरी में एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता नहीं है इन सारे निर्णयों के बाद। अब चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के थिरुकटुपल्लू नामक स्थान में एक सीक्रेट हार्ट नामक स्कूल में एक 12th क्लास की लड़की पढ़ती थी, लवण्या। उस लवण्या पर उनके माँ बाप के सामने पहले ही स्कूल प्रशासन ने उसको क्रिश्चियन बनने का दबाव डाला। उस लड़की ने इनकार कर दिया। माँ बाप ने भी वहां पर लड़की का पक्ष नहीं लिया। उसके बाद उस लड़की पर स्कूल प्रशासन ने इतना दबाव बनाया, उस मिशनरी ने, उस लवण्या ने स्वयं को हत्या कर डाला, अर्थात आत्महत्या कर डाला। क्या माँ बापों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम जिस स्कूल में भेज रहे हैं उस स्कूल वाले हमारे बाल बच्चों पर क्या मानसिक दबाव बना रहे हैं? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम किस स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, उनका फ्यूचर, उनका कल्चर, उनके संस्कार जहां पर सुरक्षित रहे? आमतौर पे हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल, संत जोसेफ, संत माइकल, संत कैरेंस, जितने भी संत नाम वाले हैं और जितने भी सेक्रेड हार्ट नाम वाले स्कूल हैं, उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर उनको पढ़ाना बहुत पसंद करते हैं। और जब सोसाइटी में कहीं बात होती है तो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा थोड़ा हिंदी में कमजोर है
इंग्लिश उसका बहुत अच्छा है। माने अपने आप को अंग्रेज दिखने के फेर में हम उसके संस्कारों का सत्यानाश करते हैं। और जानते हैं आपके स्कूल वाले क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं कि आपके जो राम हैं वो बहुत कमजोर है, गंदे हैं, उनके बारे में बहुत गलत गलत चीजें बच्चों के दिमाग में भरी जाती हैं। बच्चे वहां पर माँ दुर्गा या बजरंग बली का लॉकेट पहनकर नहीं जा सकते, हाथ में रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते, टीका नहीं लगा सकते। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर उनको आना कंपलसरी होता है। क्यों? माँ बाप ने कभी ऐसा सवाल पूछा? नहीं पूछा, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत विद्वान बन रहा है, जबकि वो पढ़ नहीं रहा है, वो अपने जड़ों से कट रहा है। कट ही नहीं रहा है, वो आपको भी बुढ़ापे में आपके सहारा को काट रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसे ही बच्चे अपने पढ़ लिख कर या जितना भी ज्ञान होता है वो चले जाते हैं बाहर और अपने माँ बाप को अनाथालय में भेज देते हैं। आप जाकर सर्वे कीजिए किसी भी अनाथालय में कि वहां पर जो माँ बाप हैं उनके सारे बाल बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। यही तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है जो परिवार का मतलब केवल हम और हमारे माँ बाप सिखाते हैं। और जब बूढ़े हो जाएं तो अंग्रेजी शिक्षा यही कहता है कि जैसे ही बच्चा 18 का हुआ, माँ बाप से उसका मतलब समाप्त हो गया। और वही शिक्षा हम अपने बच्चों को देना पसंद करते हैं और उसमें अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इस बारे में विचार करिए। इस समाचार से हम सभी की आंखें खुल जाना चाहिए, अन्यथा इसी तरीके से आंखें बंद किए रहें तो आने वाली पीढ़ियां हमको हमारे बुढ़ापे के समय में उसी तरीके से अनाथालय में भेज देंगी या वो कन्वर्ट हो जाएंगी और हमको मरने के लिए छोड़ देंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं हमारे देश में। इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार।